नमस्ते, प्रणाम सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे नवांश कुंडली, डिविजनल चार्ट्स। हमारे जो 16 डिविजनल चार्ट हैं जो पराशर जी ने बोले हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डिविजनल चार्ट है वो नवांश कुंडली है। क्योंकि नवांश कुंडली से ना केवल आप आपके लाइफ पार्टनर के बारे में जानेंगे कि वो कैसा होगा, क्या होगा, आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा आपका लाइफ पार्टनर के साथ आपका बीतता है। तो लाइफ के बारे में जानना के लिए भी नवांश कुंडली देखनी है, और उससे भी अधिक जरूरी है वो है ग्रहों का बल। जो भी प्लैनेट्स आपने D1 कुंडली में देखे हैं, जो प्लैनेटरी पोजीशन जन्म के वक्त थी, वो फाइनली आपको कहाँ लैंड कराएगी आगे ले जाके, जब आप एक मैच्योर इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो वो बल, वो आपके सभी ग्रहों का जो बल है, वह देखने के लिए आपको नवांश कुंडली को देखना पड़ेगा। ठीक है। तो नवांश कुंडली सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, और कोई भी इवेंट अगर प्रिडिक्ट करना है या देखना है, चाहे वो आपकी लाइफ के मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन हो, या आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग के बारे में, हमेशा आपको D1 सबसे पहले देखना है, फिर D9 देखना है, और उसके बाद रेलिवेंट चार्ट देखेंगे आप। जैसे भाई बहनों के लिए आप D3 चार्ट देखेंगे, त्रिशकोण कुंडली। और इसी तरह आप अपने माँ बाप के लिए द्वादशांश यानी D12 कुंडली देखेंगे, है ना। धन के लिए आप D2 कुंडली देखेंगे। तो ये सब चीजें आपको D9 के बाद ही देखना है, थर्ड डिविजनल चार्ट। तो दो चार्ट आपने हमेशा देखने, D1 एंड D9। हमारे तो गुरु जी एक कहते थे कि D1 कुंडली जो है, जिसको टेवा भी कहते हैं कई लोग, पुराने समय में सिंपल एक कुंडली बना देते थे। तो वो कहते थे कि D9 के बिना, यानी नवांश कुंडली अगर आपने साथ में नहीं रखी मेन कुंडली के साथ, तो ये वैसे ही है कि एक औरत खड़ी है बिना कपड़ों के। मतलब बिना कपड़ों के औरत जैसे ओह लगेगी, माय गॉड। वैसे D1 कुंडली बिना लवांश के लिए कही गई है। और इतना भी वो तो बोल देते थे कि अगर सिवाय सिर्फ D1 से आप कुंडली देख के बोल रहे हो बिना लवांश के, तो आप वैश्यागिरी कर रहे हो। मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव माना गया है बिना नवांश के D1 कुंडली को देखना। तो इसीलिए जब कभी कोई कहता ना मेरी कुंडली देख लो, मेरी कुंडली देख लो, मेरी कुंडली में ग्रह ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, तो वो इसका मतलब सिर्फ D1 कुंडली की बात कर रहे हैं। तो हमें कभी भी ऐसी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि उनका चंद्रमा यहाँ बैठा है तो बता दिया, या मंगल यहाँ बैठा है तो बता दिया। क्योंकि आपने पूरी कुंडली नहीं ली, और ना ही आपने नवांश कुंडली ली, और उन दोनों के बिना प्रिडिक्शन आपकी फेल होगी। ये एक श्राप भी है। तो आप समझ लो कि D1 के साथ D9 को तो जोड़ना ही है साथ में, और फिर तीसरा जो भी आपको डिफरेंट चार्ट है वो भी लेना है। तो एक समझदार इंसान की तरह आपको एनालिसिस करना है। सिर्फ एक पोंगा पंडित जो बैठे हैं, जो जिनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, और जो बिना अधूरे ज्ञान के साथ सिर्फ मेन मेन कुंडली टेवा देख के प्रिडिक्शन कर देते हैं, वैसा नहीं बनना है आपको, है ना। तो ये आज हम इसकी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई D9 की। अब हम शुरू करते हैं D9 क्या है और कैसे बनता है, कैसे एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है। D9 कुंडली को इतनी वेटेज दी गई है जितनी कि हम चंद्र कुंडली को भी देते हैं। एक तरह से आपका जन्म कुंडली के साथ चंद्र कुंडली को कई लोग मानते हैं, क्योंकि मन से, चंद्रमा से ही आपका सब आगे गवर्न होता है ना। आपके मन में विचार आएंगे, आप कार्य करने के लिए प्रेरित होगे, फिर आप काम करोगे, तब वो इवेंट होगा। तो मून सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है, और इसलिए कई बार चंद्रमा को लगन बना के भी चंद्र कुंडली भी बनाते हैं। तो वो तो आप खैर D1 कुंडली से ही देख सकते हैं चंद्र कुंडली। लेकिन जितनी वैल्यू आपने मून कुंडली की ली है, उतनी वेटेज नवांश कुंडली को भी दी गई है। और ये एक तरह से 1/9 मैग्नीफाइड व्यू है। यानी अगर आप 9 गुना माइक्रोस्कोप से देखो किसी चीज को 9 टाइम बड़ा करके, तो वो व्यू जो आएगा, वही व्यू नवांश कुंडली आपको आपकी D1 कुंडली का देगी। तो समझ लीजिए आपको 9 गुना उसके ज्यादा पावर हो गई। ठीक है। और एक तरह से ये मान सकते हैं, हर राशि जो है, 12 राशि है, 12 राशियों में हर राशि के 9 भाग करे जाएंगे। हर राशि के 9 भाग करे जाएंगे। और 12 अगर घर कुंडली में होते हैं, तो नवांश कुंडली जो है वो बेसिकली 108 भाग हो रहे हैं मेन कुंडली के। यानी हर घर में 9 9 भाग किए, 12 नहीं में 108। तो 108 भागों में आपने आपके जोडियक को बांट दिया है।
ठीक है, अब उसमें ग्रह कहाँ कौन से नवांश में बैठे हैं, किस हिस्से में बैठे हैं 108वें में, वो हिस्से हमने उठाने हैं और उनको हमें प्लेस करना है एक नई कुंडली बना के, ताकि हमें वो खिचड़ी सारा दिखे। 108 भागों में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा जल्दी। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 भाग डिस्कार्ड कर रहे हैं और जिस जिस हिस्से में ग्रह बैठे हैं उस इस हिस्से को उठा के हम नवांश कुंडली में रख रहे हैं। तो मेन नवांश कुंडली हमारा 9 टाइम माइक्रोस्कोपिक व्यू मिल जाएगा। D1 कुंडली अगर पेड़ है तो D9 चार्ट जो है वो उसका फल है ना। पेड़ जो लगाते हैं वो इसलिए कि हमें उससे फल मिले, और फल के अंदर बीज होगा तो उससे फिर एक पेड़ बन जाएगा। तो उसी तरह जो D1 कुंडली है वो समझ लीजिए एक स्थूल शरीर है, और D9 उसमें से सूक्ष्म शरीर है। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, वैसे ही D1 कुंडली के अंदर D9 छुपा हुआ है। और जैसे आत्मा प्रमुख है शरीर से, वैसे ही D9 कुंडली प्रमुख हो जाती है एज कंपेयर टू D1। ठीक है, अब इससे हमें पता चलता है, क्योंकि कोई भी इंसान जब बच्चा जब जन्म लेता है वो अपने पिछले जन्म के भी संस्कार लेके आया है। वो इस जन्म में उसके माँ बाप का डीएनए भी उसने लिया है, फिर उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है जिस माहौल में, है ना, जिस राज्य में, जिस देश में, वहां की परिस्थितियां, है ना, किसी डेवलपिंग कंट्री में है या किसी डेवलप कंट्री में है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा उस वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, उनकी अपब्रिंगिंग में। और एजुकेशन सिस्टम क्या है उस देश का। तो इस तरह से कई सारी चीजें मिलके आपका फाइनल आपको तैयार करेंगी जब आप एडल्ट हो जाओगे। तो एडल्ट होने के बाद जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स आएंगी, जो हमारी वीकनेसेस छूट जाएंगी, वो सारी चीजों का रूपरेखा आपको D9 कुंडली बताएगी। तो इस तरह से D9 कुंडली को तो हमें देखना ही देखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं D9 को हमें कैसे देखना है। कैसे, पहले तो सीखिए बनाना कैसे है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हमें इसको देखना है, एनालिसिस कैसे करना है। तो अब आप याद रखिए कि आपके पास तीन सारी राशियों को आपने तीन भागों में बांटा था, मूवेबल साइन, फिक्स साइन एंड डुअल साइन। यानी जो चर राशियां हैं 1, 4, 7, 10, फिक्स राशियां हैं, स्थिर राशियां जो है वो कौन सी हैं, 2, 5, 8, 11। और तीसरा भाग था राशियों का डुअल साइन या द्विस्वभाव साइन वाली राशियां, 3, 6, 9, 12, यानी जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस। तो अब आप जब भी कुंडली का D1 से D9 बनाएंगे, आप चाहो तो आप बनाना शुरू भी कर सकते हो। एक कुंडली बना लीजिए D9 और D1 हम एक एग्जांपल ले लेंगे, उससे हम देखेंगे D9 कैसे बनता है। तो आपको देखना है कि लगन में किस तरह की राशि का साइन है, क्या वो मूवेबल है, क्या वो फिक्स्ड है, या वो डुअल साइन है। अगर वो मूवेबल साइन है लगन, D1 कुंडली का लगन, तो आपको उसमें क्या करना है, उसके उस जो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री किसी राशि में होता है, उसके हम अगर 9 भाग करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक भाग बनता है। ठीक है, 3 डिग्री 20 मिनट का एक भाग, 3 डिग्री 20 मिनट को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 10 डिग्री बनता है। ठीक है, और अगर इसी तरह हम करें तो एक 30 डिग्री के राशि में 10-10 डिग्री के 3 भाग हो जाते हैं, जो कि D3 में हम यूज करते हैं 10-10 डिग्री के। लेकिन नवांश में उस 10 डिग्री के भी हम 3 और भाग कर देते हैं, तो एक तरह से 30 डिग्री में हमें 9 भाग मिल जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि लगन की डिग्री कितनी है। अगर वो 3 डिग्री 20 मिनट का के तक का लगन है, तो इसका मतलब पहला जो भी राशि है लगन कुंडली की, वही राशि आपकी D9 का लगन बन जाएगी। अगर सेकंड भाग लिख लीजिए, आप नोट करना शुरू कर दीजिए कॉपी पे, 0 to 3 डिग्री 20 मिनट फर्स्ट पार्ट हो गया नवांश का। सेकंड नवांश क्या हुआ, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40। 3 डिग्री 20 मिनट को आपको ऐड करते जाना है हर नवांश के लिए। तो दूसरा भाग नवांश का कहलाएगा 3 20 से 6 40 तक। तीसरा नवांश का भाग होगा 6 40 से 10 डिग्री तक, क्योंकि 6 डिग्री 40 मिनट में आप 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे, तो 6 40 + 20 7 डिग्री, और प्लस 3 डिग्री 10 डिग्री हो गया। ठीक है, चारू समझ में आ रहा है आपको इस तरह से। यस मैम, मैं नोट कर रही हूँ। हाँ, तो आप हाँ। ऐसे नोट करते चलो, 9 पॉइंट्स लिख लो, 1 to 9, और फर्स्ट नवांश जो बनेगा वो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का पहला नवांश होगा। ठीक है, किसी भी राशि में। ठीक है, हम जी। वो बताऊंगी मैं कि प्लेसमेंट कैसे करनी है। पहले आप नवांश नोट करो, 3 डिग्री 20 मिनट तक का पहला नवांश, फिर 3 20 से 6 40 दूसरा, 6 40 से 10 डिग्री तीसरा, फिर 10 डिग्री से जी। 13 डिग्री 20 मिनट चौथा नवांश, पांचवा नवांश होगा 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री चौदह डिग्री चालीस मिनट 16 40, हाँ हाँ ठीक मैम, है, और समझ। 15वां हो गया फिर हमारा, सॉरी,
छठा नवांश हमारा होगा, कहाँ तक होगा बोलो? 17, 18, 19, 20 डिग्री मैम। 20 डिग्री तक, हाँ शाबाश, 20 डिग्री तक। इसके बाद सातवां नवांश क्या होगा? 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक। यस मैम। ठीक है। फिर हमारा आठवां नवांश होगा 23-20 से 26-40। 23, 20, और 26, 26-40 40। से 30 डिग्री तक हमारा नौवां नवांश होगा। तो इस तरह से हमारे एक राशि के 9 भाग हमने कर लिए। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो लगन की डिग्री है उसकी डिग्री को नोट करना है। मान लो उसकी डिग्री, लगन की डिग्री D1 चार्ट की लगन की डिग्री 5 डिग्री है। तो 3 डिग्री 20 तक तो क्योंकि पहला नवांश होता है, तो 5 डिग्री किस में आ रहा है? दूसरे नवांश में आ रहा है। 5 डिग्री, ठीक है। हाँ। तो अगर ये लगन लगन की जो राशि वो 1 4 7 10 साइन में से कोई है, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर, तो आप 5 डिग्री को कहाँ प्लेस करेंगे? मतलब जो D9 का लगन बनेगा वो आपको दूसरा नवांश कैलकुलेट करना है D1 के लगन से। तो लगन में अगर आपकी मेष राशि है और 5 डिग्री का लगन है, तो अब आपका D9 का लगन क्या बनेगा? मेष के बाद दूसरी राशि कौन सी पड़ती है? टॉरस। टॉरस, हाँ। तो अगर अगर 1 4 7 10 में दूसरा 5 नंबर 5 डिग्री का है, तो आपको कैलकुलेट कहाँ से स्टार्टिंग करना है? काउंटिंग स्टार्ट करनी है लगन D1 कुंडली के लगन से। तो पहली राशि मेष हो गई, दूसरी हो गई टॉरस, तो हमारा टॉरस हो गया। अब अगर मान लो मेष लगन ही है D1 का और लगन की डिग्री है 9 डिग्री, तो कौन सा नौ नवांश में आएगा ये बताओ? 9 डिग्री है तो 6, 40, 10 में थर्ड पार्ट में आएगा। थर्ड नवांश। तो थर्ड नवांश में क्योंकि लगन है मेष लगन, तो हमारा तीसरा राशि कौन सी है मेष से? 1 2 3 जेमिनी। तो हमारा जेमिनी। D9 का लगन हो जाएगा जेमिनी। ओके, ठीक है। ओके। तो यस। अब ये आपको ये रूल ये याद रखने हैं कि पहले तो आपको राशियों को ये पता होना चाहिए आपको पक्का कि 1 4 7 10 हमारी मूवेबल राशियां हैं, 2 5 8 11 हमारी फिक्स राशियां हैं, और 3 6 9 12 हमारी डुअल डुअल राशियां हैं, दैट इज द्विस्वभाव राशियां। तो पहले मूवेबल साइन में तो रूल सेम है कि आपको काउंटिंग लगन से ही स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर आपका जो D1 का लगन फिक्स्ड राशि है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, तो इन राशियों की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? आपने लगन से नहीं स्टार्ट करनी काउंटिंग। अब काउंटिंग आप स्टार्ट करोगे 9th हाउस से। 9th हाउस जो D1 का है, कौन सा 9th हाउस बनेगा अगर टॉरस लगन है D1 में? तो टॉरस लगन है D1 में तो, और उसकी उसकी नाइन्थ राशि ना, टॉरस के बाद जो 9 आएगी वो। हाँ हाँ, तो कौन सी राशि आएगी 9th हाउस में टू प्लस टॉरस लगन? नाइन 2 + 9 इज 11, तो अक्वेरियस। नहीं, 9 पूरा नहीं ऐड करते, हमेशा 2 से शुरू करेंगे ना, तो वो होगा 8 ऐड ओके। करते हैं, तो ये आ जाएगी ओके। मकर राशि। मकर, मकर, हाँ। ठीक है। तो मकर राशि, तो अगर टॉरस लगन 3 डिग्री का है, तो तो हमारी मकर राशि D9 का लगन बन जाएगी। लेकिन अगर 5 डिग्री का लगन है टॉरस का, तो मकर से आपको दूसरी राशि करनी है क्योंकि दूसरा नवांश है वो। ओके। तो कुंभ कुंभ लगन हमारा D9 का आ जाएगा। अगर टॉरस में 5 डिग्री का लगन है D1, तो नवांश में हमारी काउंटिंग क्योंकि 9th हाउस से शुरू हो रही है, तो मकर से हमने काउंटिंग स्टार्ट करी, तो दूसरा नवांश क्या बना? कुंभ बना। कुंभ पर। तो हम कुंभ को लगन ले लेंगे D9 का। ठीक है। जी। और यही रूल फॉलो होगा इन सारी चारों राशियों के लिए, लियो के लिए भी, स्कॉर्पियो के लिए भी, कुंभ के लिए भी। ये सारी फिक्स साइन में काउंटिंग हमेशा 9th हाउस से स्टार्ट होगी। ठीक है। चलो मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक्वेरियस लगना है और आपकी लगन की डिग्री D1 की है 22 डिग्री। तो अब एक्वेरियस में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? पहले तो ये देखो कौन सी राशि आती है। क्वेरीज में काउंटिंग होगी अपनी, +9 करेंगे, हम +8 करेंगे। हम्म। ठीक है। तो पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। मैम वर्गो आएगी। नहीं, कुंभ से आप 9 गिनो ना, कुंभ से गिनो 11 12 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 यानी तुला राशि नवम भाव में आएगी। आप एक कुंडली बनाओ कुंभ लगन की और सारी राशियां बिठाओ पहले आप, तो 9th हाउस में देखो तुला राशि आई।
हाँ मैम ठीक है। ठीक है। हाँ तो मतलब तो ऐसे लिखना, लिख हाँ, के तो अब पता है, मैंने हाँ। बोला कुंभ राशि D1 में है लगन और उसमें 22 डिग्री का लगन है। तो 22 कौन सा नवांश हुआ, नवांश में चेक करो 22 डिग्री कौन सा नवांश बना। 22 मैम हुआ, 20 से 22 में सेवेंथ पार्ट हुआ, सेवेंथ नवांश। सेवंथ, हाँ। तो तुला से आप सेवंथ राशि गिनो, 7 8 9 10 11 12 1। हाँ एक तो मेष, मेष मेष। आया। तो हमारा क्या हो गया, हमारा लगन यहाँ पे, अगर D1 में कुंभ में 22 डिग्री का लगन है तो नवांश लगन हमारा हो गया मेष। ठीक है। जी जी। तो अब ये हो गए हमारे दो तरह के साइन। अब तीसरा लास्ट कैटेगरी जो हमारी द्विस्वभाव राशि है, 3 6 9 12। तो यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ पे पांचवें घर से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। यानी मिथुन अगर लगन है और 3 डिग्री का लगन है मिथुन, तो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी 3 4 5 6 7। तुला से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। और क्योंकि मिथुन का 3 डिग्री का लगन था तो पहला ही नवांश है, तो हमारा तुला ही हमारा लगन हो जाएगा D9 का। ठीक है। ठीक है। यस मैम। इसी तरह सेम वे मीन राशि में अगर 22 डिग्री का लगन है D1 का, मीन राशि 22 डिग्री, तो मीन राशि में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पांचवें से। तो 12 1 2 3 एक दो 4। तीन चार, चार चार। करेक्ट। तो तो कर्क मैम से, हाँ कर्क से आपको कर्क। सातवां नवांश गिनना है। कर्क से काउंटिंग करो, 4 5 6 7 8 9 10। तो मकर राशि हमारा लगन बन जाएगी D9 का। मैम कर्क से एक्सप्लेन, कर्क से हमने कितनी काउंटिंग करी? क्योंकि अगर 22 डिग्री का लगन है मीन का, 22 डिग्री कौन सा नवांश हुआ, सातवां नवांश हुआ ना। सातवां नवांश हुआ, हाँ। तो सातवां घर गिनना है आपने, कर्क से गिनो, 4 5 6 7 सात 8 छः 9 सात 10। 8 9 10, हाँ ठीक है मैम। तो मकर आपका लगन बन जाएगा D9 का। तो ये सिंपल तो सा। मतलब सेकंड मैम, सेकंड रूल मतलब सेम है, डिग्री के हिसाब से हमको उस वो वाला नवांश गिनना है ना, तो वो रूल बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल। सेम है। आप पहले एक जगह नवांश लिख लो और फिर आप ये देखो आपकी जो भी राशि लगन की है उसमें मूवेबल है, फिक्स्ड है या डुअल है। और ये चीज सेम चीज आपको करनी है फॉर एवरी प्लेनेट ऑल्सो। लगन आपने ऐसे करके कर लिया कैलकुलेट नवांश का। अब आपको एक एक प्लेनेट बिठाना है। तो अगर लगन में हमारा सूर्य बैठा हुआ है और अगर वो 8 डिग्री का बैठा हुआ है, तो क्योंकि वो तीसरा नवांश है। और अब आप देखो कि लगन में कौन सी राशि में सूर्य बैठा हुआ है, किस टाइप की राशि में, मूवेबल में, फिक्स्ड में या डुअल में। तो उस हिसाब से आपने काउंटिंग करके सूर्य को प्लेस करना है D9 में। ठीक है। यस मैम। चलो अभी अभी फटाफट एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अभी मैं ये थ्योरी तो मैं आपको पढ़ाई दूंगी, क्या रूल्स हैं, अभी आप एक एग्जांपल देख लो फटाफट। ये देखो, ये जजा जजा गैबर की कुंडली है, जो एक हंगरी की हीरोइन थी। 9 मैरिज इन्होंने करी थी। 6 फरवरी 1917 का बर्थ था इनका, 20 रात को 8 बज के 8 मिनट, हंगरी। और हंगरी ब्यूडापेस्ट है ना, यहाँ पे इनकी कुंडली में कन्या लगन है। अभी आप इधर उधर और सारे साइन मत देखो, अब बताओ कन्या लगन है, डुअल साइन है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, पांचवें से। ट्वेल्व साइन, पांचवे से, हाँ। पांचवें से। तो यहां से पांचवें से करनी है। और ये कौन सा नवांश है, 1 डिग्री 41 मिनट एक डिग्री, 1 डिग्री तो मैम फर्स्ट में ही आ गया, फर्स्ट पहले पार्ट। आ गया। तो जब पांचवें से काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो पहला ही नवांश है, तो मकर हो गया हमारा लगन D9 का। हम्म। यस मैम। तो ये देखो, ये D9 का लगन है मकर, दिख रहा है यहाँ पे साइड में राइट में, मकर। हम्म। ये, तो इस तरह से हमारा लगन फिक्स हो गया। अब आप एक एक ग्रह का आप चेक कर लो। चलो अब सबसे पहले हम राहु से शुरू करते हैं, क्योंकि यही पहला प्लेनेट है लगन से। तो यहाँ 27 डिग्री का राहु है धनु का, धनु राशि, क्योंकि डुअल साइन है तो यहाँ से पांचवें से काउंटिंग करनी है। और 27 डिग्री कौन सा नवांश हो गया बोलो, 27 डिग्री लास्ट वाला, नाइन्थ नवंश। नाइन्थ नवांश। तो यहाँ से पांचवें से गिनना शुरू करो पहले तो। यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 है मेष। यहाँ से नाइन्थ नवांश आपने देखना है, क्या हो गया नाइन्थ यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो धनु में ही राहु जाएगा। तो देखो ये नवांश में धनु में राहु बिठाया है इन्होंने यहाँ पे। धनु में, हाँ। हाँ मैम। ठीक है। तो इस तरह से सारे ग्रहों को आपने बिठाना है एक एक करके। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मून देखो यहाँ पे कर्क राशि का है, 20 डिग्री 59 मिनट। तो ये पहले तो बताओ नवांश कौन सा है, ये 20 डिग्री 59 मिनट, 20 डिग्री है, सेवेंथ, सातवां नवंश। सातवां नवांश। तो यहाँ से अब कर्क है तो मूवेबल है, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट होनी है। तो कर्क से गिनो, और से 1 2 3 4 5 6 7, मकर, मकर होना चाहिए। नहीं,
अच्छा। 20 डिग्री 59 मिनट है ये, 3 20 10 हाँ हाँ। सातवां। तो मकर में आ हमें गया मकर यहाँ पे। होना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ हाँ। पे आ गया, मून मकर में आ गया, ठीक है। हम्म। इस तरह से सारे प्लेनेट आपको बिठाने हैं, और होमवर्क में आज आप कम से कम 5 कुंडलियां D1 उठाना और उनका नवांश बनाना मैन्युअली, ठीक है। ओके। अब हम वापस चलते हैं कि अब इनको एनालिसिस हमें देखना है कैसे करना है। एक बात यहीं पे आप नोट कर लो, जैसे ये राहु है यहाँ पे धनु का, और नवांश में भी राहु धनु का है। तो इसको कहते हैं, जब सेम सेम राशि होती है उस प्लेनेट की, D1 में भी D9 में, उसे कहते हैं वर्गोत्तम प्लेनेट। वर्गोत्तम प्लैनेट, हाँ, ओके। वर्गोत्तम मतलब कि ये उत्तम है वर्गों में, और ये अच्छा फल देगा, जस्ट लाइक एन एक्सॉल्टेड प्लेनेट, ओके। ठीक है। तो अगर ये नीच का भी होता या और भी कुछ होता, मतलब नीच का तो कुछ लोग मानेंगे भी, लेकिन अगर कोई ग्रह नीच का भी है D1 में और D9 में भी वो उसी राशि में बैठा है, तो वो एक तरह से नेगेटिव होते हुए भी वो पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगा, मतलब नीच का होते हुए भी, क्योंकि वो वर्गोत्तम भी है साथ में। तो वो बुरा नहीं करके जाएगा, ठीक ठीक करा ही देगा, अच्छा करा ही देगा बल्कि उसको, ठीक है। ओके। तो ना एक मैम, वर्गोत्तम। मैम नीच का प्लैनेट, मुझे हमेशा क्वेश्चन रहता है कि नीच का प्लैनेट कम रिजल्ट देता है या नेगेटिव रिजल्ट देता है? कम नहीं, मतलब ये होता है, जैसे आप एक सोचो, एक व्यक्ति है जो बॉडी बिल्डर है ना, हेल्दी है, पूरा फिट बंदा है ना, सिक्स पैक हाँ। मसल्स हैं, है ना, वो लड़ाई करेगा तो क्या होगा, वो जीत जाएगा क्योंकि वो फिट है, फिजिकली फिट है। और एक व्यक्ति है जो बीमार है, जिसको बीमारियां हैं, जैसे उसे डायबिटीज भी है, उसे जॉन्डिस भी हो गया है, उसे बुखार भी हो रहा है, वीकनेस हम्म। है ना, उसको हम्म। कोई हैंडीकैप भी है, कोई फ्रैक्चर भी हो गया, उसकी कोई हड्डी वगैरह। तो अब वो बाप रे। व्यक्ति फाइट करेगा तो कैसे फाइट करेगा, वो तो बहुत ज्यादा नहीं फाइट कर पाएगा ना, कोई भी इवेंट। हाँ। तो बस ये समझो कि नीच का ग्रह जो है वो दुर्बल है, वो उतना सक्षम नहीं है देने में चीजें। दुर्बल है तो मैम इस केस में अगर डॉन प्लैनेट्स कभी भी दुर्बल हैं तो अच्छी बात ही है ना वो तो। अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं जैसे अब सपोज मान लो, ये तो डिपेंड करेगा ना इवेंट क्या है। मान लो आप लड़ाई पे जा रहा है, कोई सोल्जर जा रहा है, ठीक है। हाँ। तो ओके, सोल्जर के लिए तो वैसे। मंगल का स्ट्रांग होना जरूरी है ना। तो हाँ। अगर उसका ओके। मंगल ही नीच का हो गया, तो वो तो फिर डर के मारे भाग ही आएगा, जैसे ही उसको कोई डराएगा, जैसे ही उसे दिखा सामने दुश्मन आ गया, तो वो लड़ेगा ही नहीं, वो वैसे ही हार मान लेगा कि भैया मैं तो लड़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तो इतना दुर्बल हो गया ना, वो भीरू बन जाएगा, हम्म। डरपोक बन जाएगा बेसिकली। हम्म। हमें ये देखना है कौन सा ग्रह नीच का है और किस परिस्थिति में हमें प्रिडिक्शन देनी है। ये बहुत डिपेंड करता है। आपको कोई पूछ रहा है मुझे कोर्ट केस लड़ना है, मेरे मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, तो आपकी दशा उसी कुंडली में मंगल शनि की चल रही है, छठे घर की भी, छठे घर का स्वामी भी है। तो अगर वो मंगल में शनि है और शनि ही नीच का हो गया, तो शनि तो फिर उसको लड़ने की हिम्मत ही नहीं देगा ना, फिर तो एक तो वैसे ही वो उसको हार और धीरे धीरे कराएगा। हार्ड वर्किंग नहीं करने देगा, हाँ हाँ, तो वैसे ये वो चीजें तो है। आपको रिलेटिव है, ये कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज बहुत अच्छी ही नहीं है। हर ग्रह ब्रह्मा विष्णु महेश बनता है, हर ग्रह आपको क्रिएटिविटी दे सकता है, हर ग्रह आपको डिस्ट्रक्शन दे सकता है, हर ग्रह आपको राजयोग दे सकता है। ये डिपेंड करेगा कुंडली में वो किस घर का स्वामी बनता है और किसके साथ बैठा है, कौन सा ग्रह उसे देख रहा है, नवांश में उसकी स्थिति कैसी है। ये सब चीजें आपको देखनी और पड़ेगी। किस काम के लिए उसे यूज करना है हमें, या मतलब किस काम के लिए वो यूजफुल है, कारक किसका है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, कारक भी है वो किस चीज का है। अब वैसे तो सन सेपरेटिव प्लेनेट कहा जाता है मैरिज के लिए, मैरिटल हैप्पीनेस के लिए, लेकिन लोगों की शादियां सन की दशा में भी होती है, ऐसा तो होता नहीं कि नहीं होती। हम्म। मैं आपको कुंडली कराऊंगी मैरिज में। मैरिज की कुंडली जो कराऊंगी, 40th ईयर में शादी हुई है, सन की दशा में हुई है, जबकि वीनस की 20 साल की दशा निकल गई, शादी नहीं हुई, 40वें साल में शादी हुई। और वीनस वर्गोत्तम भी था। लेकिन वीनस वर्गोत्तम होने में भी वो इसलिए कि वीनस वर्गोत्तम ने ये बोला कि हाँ मैं प्रॉमिस जरूर दूंगा, दे दूंगा जरूर शादी, लेकिन क्योंकि 7th हाउस, 7th लॉर्ड प्रॉब्लम है, तो फिर कुछ ना कुछ डिले तो होगा, और डिले होते होते इतना डिले हो गया कि 40वें साल में शादी हुई। तो इस तरह से कई चीजें आपको समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ समझ में आएंगी, ठीक तो है। मैम इस एग्जाम्पल में राहु आप बोल रहे हो नीच का है बिकॉज धनु राशि में है, बट बिकॉज ये वर्गोत्तम है तो ये अच्छे रिजल्ट देगा, बिकॉज मतलब दोनों अब जगह से इसमें क्या है, अब आपको ये दिख ही रहा है, ये वर्गोत्तम होने के साथ ये भोग की इच्छा तो दे ही रहा है ना, नीच का हो गया, उसको ठहराव नहीं दे रहा, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, 9 शादी कर ली उसने, और सबकी एम्पलीफाई कर किसी से दिया। डाइवोर्स ले लिया, किसी की डेथ हो गई।
है। मतलब पूरे टाइम आप इसे सर्च कर लेना, दादा दादा गैबर, आपको पूरी इनकी हिस्ट्री मिल जाएगी, कैसे कैसे इनकी शादियां, नौ, मेरे पास तो पूरा डिटेल है इनका। इनफैक्ट मैंने अपनी बुक में भी डाला है, जो सुदर्शन चक्र दशा मैंने बुक लिखी है, उसमें इनकी कुंडली डाली है विद ऑल इवेंट्स, मेंशन कि कब शादी टूटी, क्यों टूटी, कब किस डेट में हुई थी, फिर डाइवोर्स कब हुआ, फिर दोबारा शादी करी। तो ऑब्वियसली यहाँ वो लस्ट दे रहा है, राहु तो लस्ट का कारक है ना, तो ये उसको देखे आप, आम आदमी, आप सोचो इंडिया में अगर कोई 2 या 3 शादियां कर लेता, वो फाइनली कहता है यार मेरे भाग्य में है ही नहीं, तो छोड़ दो, है ना। वो ये हम्म कहता है फिर फाइनली ठीक है मैं अकेला ही रह लूंगा। लेकिन यहाँ पे राहु वर्गोत्तम होने से क्या कर रहा है, उसकी इच्छा खत्म ही नहीं हो रही है, वो करे ही जा रही है शादी, करे ही जा रही है, करे ही जा रही है। मतलब लास्ट हम्म मैरिज भी शायद आई थी 50-60 साल की उम्र में उसने करी, 60-70 में, मतलब बहुत इतनी लेट, मतलब इतना ज्यादा लस्ट भर दी, क्योंकि सुख तो मिल ही नहीं रहा ना उसको यहाँ पे, राहु और मरकरी बैठ गए, हम्म है ना। तो जो वही वही बात है कि जैसे मैंने आपको वो कर्मा थ्योरी में द्रौपदी की स्टोरी सुनाई थी, कि उसने ये इच्छा करी कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो सुंदर भी हो, वीर भी हो, बलशाली भी हो, धर्मात्मा भी हो, और ज्ञानी पंडित भी हो। तो वो पांच, हम्म एक जने में क्वालिटी नहीं थी, उसने 5 पति मिले उन्हें, है ना, पांडव मिले। लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि वो पांचों पांडव भी उसके शील की रक्षा नहीं कर पाए जब चीरहरण हुआ, हम्म भगवान कृष्ण को correct, आना पड़ा, हम्म है ना। तो वही बात है कि भाग्य में है ही नहीं जब सुख, तो आप क्या कर लोगे, वो चीज आपको सब कुछ होते हुए भी आपको बेइज्जती होनी पड़ी, वो हो ही गई क्योंकि वो भाग्य था। तो वो, अब बात वही है, कोई लोग इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे कि ठीक है यार, ठीक है, एक शादी टूट गई, दो टूट गई, अब नहीं करनी, और कहीं वो करे ही जा रही है सोच के कि मैं करूंगी करूंगी, नहीं मुझे मिलेगा सुख, मुझे मिलेगा, मेरे को ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मेरे को सब अच्छा रखेगा, ठीक रखेगा। और फाइनली 9 मैरिज के बाद फिर फाइनली उसने छोड़ दिया कि अब नहीं करनी शादी, है ना, 9 मैरिज। मरी गई होगी। ये गिनीज नो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, ये मैरिज का रिकॉर्ड। तो मैम ये जो नवांश की जो इसका बना है, ये स्पाउस लिखा है, तो ये कुंडली इसकी है या इसकी स्पाउस की है? ये इन्हीं की कुंडली है, ये पूरा इनकी कुंडली है, ये सारे चार्ट इन्हीं के चार्ट हैं, इसी से निकले हैं मेन कुंडली से। अच्छा, तो बस ये बताते हैं कि शादी के पर्सपेक्टिव से ये कैसा रहेगा, इनका जीवन, नवांश ये बताता है। ना केवल ठीक है। शादी बल्कि ग्रहों का बल भी हम नवांश में देखेंगे, मैंने बताया ना, सभी ग्रहों का बल। अगर आपको इनका प्रोफेशन भी देखना है एज ए हीरोइन, तब भी आपको D9 देखना पड़ेगा पहले, हम्म D10 से पहले, है ना। तो ये सारे चार्ट इन्हीं के चार्ट हैं, लेकिन ये सब अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखे जाएंगे। जैसे ये दृष्टिकोण है D3, मैं आपको पढ़ाऊंगी अगली बार। तो भाई बहनों के, इनकी 2 बहनें थी, ये तीनों हीरोइन थी, है ना, वो बहनों का इधर से देखेंगे हम। फिर इनके दशमांश, ये प्रोफेशन चार्ट है D10, 10 भाग करेंगे हम एक राशि के, 3-3 डिग्री का दशमांश बनेगा, फिर उस हिसाब से आपको फिर फॉर्मूला बताऊंगी कि कैसे बिठाना D10 में। फिर चतुर्थांश है D4 है ये, है ना, आपको हैप्पीनेस कितनी मिलेगी इसका एक अलग चार्ट है। फिर द्वादशांश ये D12 है, हर राशि के 12 भाग करे जाएंगे, फिर उसमें किस भाग में वो प्लेनेट बैठा है, उन सबको उठा के आपको D12 बनानी पड़ेगी। इस तरह से अलग अलग D7 है, या बच्चों का सुख देखने के लिए, चिल्ड्रन होंगे नहीं होंगे, बच्चे कैसा सुख देंगे नहीं देंगे, वो 7 भाग करेंगे हम हर राशि के, तो D7 बन जाएगा, है ना। जी इस मैम। तरह से आपको सारे चार्ट तो नहीं कराएंगे, वो एडवांस कोर्स में 16 के 16 कराएंगे, इधर आपको 4 या 5 चार्ट मिनिमम करना है, जिसमें से D1, D9, D10, D3, और फिर पांचवा D2 आपको मैंने करा दिया, जो 5 ये चार्ट मिनिमम आपको आने चाहिए, पेपर में भी आएगा। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कैसे इसको एनालिसिस करना है D9 को। अब ये समझ सोचना कि कोई छूट गया, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आएगा। चलिए हम इसको अब एनालिसिस करना सीखते हैं कि D9 को कैसे एनालिसिस करना है। जैसे D1 कुंडली को आप देख रहे हो, है ना, उसमें राजयोग, धन योग देख रहे हो, अरिष्ट योग देखोगे, चंद्रमा के योग देखोगे, है ना, लगन से योग देखोगे, सूर्य से योग देखोगे। सेम मैनर में D9 को भी आपने एज ए इंडिपेंडेंट चार्ट देखना है, पहले फर्स्ट, सबसे पहले इंडिपेंडेंटली देखना है। उसके बाद फिर आप कोरिलेशन देखोगे, D1 का D9 में कैसे बैठा है प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट बेटर हो गया, कौन सा प्लैनेट वीक हो गया। मान लो D1 में, कोई कुंडली में D1 में आपका उच्च का बैठा है प्लैनेट, है ना, सूर्य, सूर्य या शनि, शनि उच्च का बैठा है मान लो D1 में, तुला राशि का शनि, और नवांश में वो नीच का हो गया, मेष का हो गया। ऐसी एक कुंडली मेरे पास है जिसमें उच्च के शनि की महादशा उनके जीवन में चल रही है, और वो बैंकरप्ट हो गया बंदा, बिजनेस में ढेर सारा लॉस हो गया।
अब बात होती है कि फिर ऐसा कैसे हो गया, अगर उच्च का ग्रह था तो उसको तो देना चाहिए था। तो कुछ लोग भूल जाते हैं कि जो D1 कुंडली है वो तो आपका एक तरह से फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ है। अब देखना ये कि वो दशा कब आपको मिल रही है। अगर वो दशा शुरू में मिल जाती उसको, शनि की महादशा जीवन के उत्तरार्ध में, मतलब 30-35 साल की उम्र तक, तो वो फिर भी उच्च का शनि अपने फल देगा। अगर उच्च के शनि की दशा, जो भी शनि की महादशा जो मिल रही है, वो आपको मिल रही है 70 साल की उम्र के बाद, और वहां हम नवान चार्ट पे ही बेस रखेंगे फिर, और वहां पे वो नीच का बैठ गया, तो शनि की दशा में तो बिजनेस लॉस होगा ही, क्योंकि नीच का शनि अब फल देगा अपने। क्योंकि मेन कुंडली लगन जो है वो आपका ट्री है, तो ये फल है, अल्टीमेटली फल पे ही तो आना है अपने, है ना, बॉडी से आत्मा पे ही तो आना है फिर। तो इस तरह से हमें बड़ी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। कुंडली में D1 में कैसा बैठा है, D9 में कैसा बैठा है, कौन से ग्रह D1 में देख रहे थे उसे D9 में कैसे देखते हैं, और फिर ऑब्वियसली उसमें फ्रेंडली, इसीलिए जो सिग्निफिकेशन मैंने आपको पढ़ाए हैं राशियों के, हाउसेस के, प्लैनेट्स के, वो सब बेसिक है, बेस है वो, तो इसके उसको यूज करके आपको योग दशा डिविजनल चार्ट का एनालिसिस करना बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब D1 कुंडली में 9th हाउस क्या होता है, हमारा लक होता है, गुड लक, है ना। तो अब गुड लक भी जो देखना है, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग के शादी के बाद दिन ही बदल जाते हैं, कहते हैं ना, अरे वो तो उसकी वाइफ बहुत लकी है, या उसका पति जब से शादी हुई है उसको यस। तो बड़े वो दिन हो गए, वो तो बहुत अच्छी हो गई है, गुड लुकिंग हो गई है, उसको तो बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। तो क्योंकि पति पत्नी जो हैं दोनों जब विवाह कर लेते हैं तो दोनों का भाग्य जुड़ जाता है। हो सकता है आपकी कुंडली में आपका भाग्य क्षीण हो, आपका 9th हाउस, 9th लॉर्ड पीड़ित हो, लेकिन जब आपका विवाह हो गया और आपके पति की कुंडली में 9th हाउस का स्वामी है एग्जॉल्टेड बैठ, आपके 7th हाउस को अपने देख रहा है जो कि पत्नी का है, तो आप हो गए, आपको उसका लक फेवर कर रहा है। तो उसके भाग्य से अब आपको, आपका भी भाग्य उठ जाएगा। पुराने समय में पंडित जो होते थे, हमारे गुरुजी बताते, राव सर, कि पुराने समय में पंडित जो होते थे, क्योंकि लड़कियां वर्किंग नहीं होती थी, है ना, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, तो उस कुंडली में अगर लड़की की कुंडली में बृहस्पति बैठ जाता था नवे नवे घर में, नवे भाव में, या बृहस्पति उच्च का बैठा है लड़की की कुंडली में, तो बस ये बोल देते थे इस लड़की से तो जो शादी करेगा ना उसका भाग्य उड़ जाएगा। तो लड़की की कुंडली देख के, बिना देखे लड़की को शादी कर दी जाती थी। आपको शायद हम्म। पता नहीं है, जो नेहरू जी की पत्नी थी उनकी कुंडली देख के बोला था कि इससे जो शादी करेगा इस लड़की से, उससे जो संतान होगी वो बहुत बहुत नाम होगा दुनिया में, बहुत ज्यादा फेमस होगी, पैसे वाला बनेगा, और 3 पीढ़ियां आगे की बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो नेहरू जी ने शादी जो करी अपनी, उनकी इंदिरा गांधी जी की मदर से, वो वो नहीं चाहते थे, ही वांटेड ए वेल एजुकेटेड, एक रिच फैमिली की कोई लड़की, फैशनेबल, लेकिन हम्म। उनकी वाइफ थी वो तो एक सिंपल कश्मीरी फैमिली की, सिंपल, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, सिंपल सी थी, धार्मिक महिला भी थी बहुत। लेकिन उनके गुड लक से नेहरू जी भी प्रधानमंत्री बन गए, उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी, और फिर उनकी इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बने। 3 पीढ़ियों के लिए उनका भाग्य, माँ का जो भाग्य था वो दे रहा था, पति को, बेटी को, और पोते को। तो ये चीज आप धीरे धीरे जब आप देख लोगे D9 D1, तब समझ में आने का, तब आप मैचिंग में भी आप ये चीज देखेंगे। और जब मैरिज मैचिंग की जाती है तब ये चीज बड़ा ध्यान से देखी जाती है कि क्या दोनों का भाग्य एक दूसरे को फेवर कर रहा है या अगेंस्ट जा रहा है। कई तरह के साम्यम करे जाते हैं, दशा साम्यम करे जाएंगे, दोष साम्यम किया जाएगा, और ग्रह साम्यम किया जाएगा, मतलब सारे ग्रहों को मिलाना है। सिर्फ चंद्रमा के राशि और चंद्रमा के नक्षत्र से जो अष्टकूट मिलान कर देते हैं, जो आपने देखा होगा कि इतने गुण मिलते हैं, वो सिर्फ चंद्रमा को ध्यान में रख के देखा जाता है, चंद्रमा का नक्षत्र और चंद्रमा की राशि से। लेकिन कुंडली में 8 ग्रह और भी हैं, और कुंडली में दशाएं भी हैं, डिविजनल चार्ट्स भी हैं। उन सबके थ्रू थ्रू जब मैचिंग पूरी करी जाएगी, तब मैरिज की सही मैचिंग आप करोगे, और तब वो मैरिज अगर सही मैच बन गया तो आप वो मैरिज जिंदगी भर अच्छा फल देगी, अच्छा अच्छे से चलेगी। आजकल आपने देखा होगा मैरिज तो हमने मैच करके करी थी, लेकिन डाइवोर्स हो गया 3 साल में, लोग बोलते हैं कहीं कहीं, क्योंकि वो पंडित ने ये सब चीजें देखी नहीं ना, उसने तो सिर्फ अष्टकूट मिलान कर दिया। कुंडली में जो सॉफ्टवेयर है, ये जी 36 में से कितने गुण मिलते हैं,
वो सफिशिएंट पूरी मैचिंग मैचिंग नहीं है, और आपको D1 D9 दोनों की कुंडली में, लड़का लड़की या दोनों जिनकी शादी हो रही है व्यक्ति, उनकी कुंडली में देखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सिर्फ D9 क्या सिर्फ मैरिज के लिए ही मैचिंग होगी? नहीं, आप मैचिंग अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी देख सकते हो। अगर कोई बड़ा बिजनेस करना है तो बिजनेस पार्टनर की कुंडली को उसी तरह मैच किया जाएगा जैसे हस्बैंड वाइफ की कुंडली को मैच किया जाता है, ताकि हम आगे एक एक यूनियन करके वो करोड़ों रुपया लगाएंगे बिजनेस में, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे या क्या करेंगे, तंग करेंगे। ये सब भी आपको D9 से देखना है। ठीक है। तो आपने आपने कुंडली बनाना सीखा, नवांश कुंडली, और फिर नवांश कुंडली को कैसे हमने मेन प्रॉमिस और प्रायोरिटी देते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब आगे आ जाते हैं कैसे आपको देखना है। अब अगर D9 कुंडली का लगना लॉर्ड जो है वो सूर्य बन जाता है, कोई कोई D9 का लगन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे D1 का लगन। ठीक है। D1 का लगन आपके बारे में, आपकी फिजिकल बॉडी है ना, आपके बारे में बता रहा है, पर्सनैलिटी के बारे में। अब D9 का जो लगना लॉर्ड है वो आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य अगर लगना लॉर्ड बन जाएगा D9 का, तो बताएगा कि आपका जो स्पाउस है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, एक अच्छी फैमिली का है, रॉयल फैमिली, या ये कह सकते हैं एक रिस्पेक्टेबल फैमिली को बिलोंग करेगा। सूर्य अगर बनता है तो चंद्रमा बनेगा तो वो थोड़ा पैशनेट होगा, सेंचुअल होगा। मैंने तो हम्म। ये देखा है कि जिनकी शादी सेकंड हो रही है ना, अगर जैसे मतलब मेरे साथ तो 15-15 20-20 साल से लोग जुड़े हुए हैं, और वो मैसेज भी आते रहते हैं, इनके प्रेडिक्शन भी लेते रहते हैं। तो जैसे मैं कभी पूछ लेती हूँ कि और कैसा चल रहा है आपके फर्स्ट हस्बैंड का, या जैसे फैमिली में, क्योंकि बच्चे अगर हैं तो वो ऑब्वियसली बातचीत तो होती होती है। तो वो बताते हैं मेरे घर में भी इस समय जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो देखो शादी तो हो गई है दूसरी, लेकिन क्योंकि उसके पति था ना वो, तो भाग्य तो है ही ना, जुड़ तो गए वो तो। इसीलिए हिंदू धर्म में डाइवोर्स नहीं बनाया गया। समझ रहे हो बात? क्योंकि जो जो शादी हो गई एक बार है ना, वो हो गई, अब वो जुड़ गए भाग्य। अब आप उसको किसी लीगल पेपर है उससे चेंज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, वो अब रहने दूसरे के साथ लग गई है, शादी हो गई, डाइफाइड लीगल मैरिज भी हो गई, लेकिन वो मैम ये लेकिन तभी पहले तो हिंदू धर्म में शादियां भी तो बहुत करवाते थे ना, 2 3 शादियां आराम से होती थी। नहीं नहीं, तो आप ये देखोगे मल्टीपल मैरिज जिनकी होती है, जैसे R K डालमिया जी की हुई है जैसे उसमें, तो वो पत्नियां जो है ना, वो ऑलमोस्ट सबका नेचर 90% 80% सेम होता था। फिर वो बस थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, 20-20%। सभी जेलस होंगी, सभी ग्रीडी होंगी, सभी रिलीजियस होंगी। ये कॉमन है, क्योंकि पत्नियां तो एक ही आदमी की है ना वो हम्म। बाकी ये ठीक है, थोड़ा बहुत 20% तो वेरी करेंगी चीजें। खैर चलो आगे चलते हैं। तो ये जर्नल आपको मतलब मोटा मोटा आपको पता लगेगा। मून अगर लगना लॉर्ड बनेगा D9 का, तो वो व्यक्ति थोड़ा सेंचुअल होगा, पैशनेट होगा। अब जैसे सपोज, चलो एक और एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक कलीग, बैंक कलीग, साउथ इंडियन इंजीनियर, B Tech, और उसकी शादी के 8 साल बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई ड्रिंक के कारण। ड्रिंक करता था वो बहुत, साउथ इंडियन। ठीक है, 8 साल में डेथ हो गई, बच्चे भी नहीं हुए। ठीक है, अब यंग विडो थी, मतलब 24 में शादी हुई, और 32 में मतलब 7-8 साल बाद 33 में, तो उसने सेकंड मैरिज के लिए सोचा। और सेकंड मैरिज उसने एक मॉमडन से करी। सेम नेचर उसका, सेम नेचर, और उससे भी बच्चे नहीं हुए, 3 IVF कराए, तीनों फेल हो गए। हम्म। ठीक है। तो अब वो बात वही है, वो नेचर बिल्कुल सेम है दोनों का, बट वो हिंदू था, ये मुसलमान। बच्चे दोनों से नहीं हुए, क्योंकि जो भाग गया उसका वो तो फिक्स ही है ना। दोनों शराब पीते, दोनों शराब पीते थे। वो पहला, मैंने तो बोला अगर दूसरा भी पीता है तो उसको भी मैम कुछ ये ना हो जाए। थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज मैंने रियल लाइफ में देखा है लोगों की सेकंड मैरिज बहुत अलग होते हुए बहुत अच्छी होती है। थर्ड मैरिज भी देखी है मैंने तो मेरी फ्रेंड की। नहीं, वो सो अलग आई चीज है। मीन, नहीं, वो बात फिर वही आती है ना कि आपकी दशा क्या चल रही है, ये मैटर करेगा। आपकी हाँ दशा अगर अच्छी हो गई समय के साथ, और अच्छी का मतलब अच्छे ग्रहों की शुरू हो गई, और आपने अपनी हाँ पूजा भी कर रहे हो, आप रेमेडी कर रहे हो, आप समय के साथ दान भी कर रहे हो, तो उसका भी प्रभाव मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रही है चीजें। और आपका जो सेकंड स्पाउस है या जो थर्ड स्पाउस है वो भी अच्छा बिहेव कर रहा है, उसका नेचर भी है, उसका भी दान पुण्य है। तो धीरे धीरे फिर वो चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा, तो अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगी। और एक जना नेगेटिव था, दूसरा पॉजिटिव था, तो फिर वो क्लैशेस होते थे, तो नलीफाई हो जाती थी हैप्पीनेस। समझ रहे हो बात? यस तो ये यस तो मैम, हाँ बहुत मैम सारे दशा का बहुत कॉम्बिनेशन रोल है। बनेंगे, हाँ बहुत कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके।
बट मोटा मोटा मैंने कहा सेम ही बनेगा चीजें, मतलब ये आपको समझना होगा। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में तो बोलते थे अगर एक से ही भाग्य में, पहले ही में भाग्य से नहीं मिला था तो फिर दूसरे से भी क्या मिलेगा। वो ये जरूर है कि जैसे कोई विडो होती थी या कोई जिसके बच्चे छोटे हैं, यंग विडो है, अब उसको प्रोटेक्शन तो चाहिए, वो फाइनेंशियली हाँ, सपोर्ट। इंडिपेंडेंटली, तो उसको एक फाइनेंशियली एक थोड़ा सहारा हो जाए, भाई एक आदमी है जो उसका पति है, और उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी समाज में। क्योंकि हिंदू धर्म में तो पुराने टाइम में तो बहुत ही ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल था विडोज को लेके, और बहुत सारा उनको एक्सप्लॉइट भी करते थे लोग फिर। क्योंकि वो ऑब्वियसली वो उसके साथ आदमी नहीं खड़ा, तो आजकल तो चलो लड़कियां इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली भी फिजिकली भी, और दे आर वेरी स्ट्रांग बोल्ड ब्रेव ऑल्सो। तो अब वो जरूरत भी नहीं है उतनी, कि अगर नहीं हो पाई तो वो जरूरी नहीं है कि उसे मैरिज करनी है। लेकिन पुराने समय में बहुत होता था, सामाजिक इश्यूज भी थे बहुत सारे, है ना। तो ये सब चीजें पुराने समय में अलग थी। अब एक और बात अब यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब मंगल दोष जो बोलते हैं, मंगल दोष, मांगलिक है लड़की या लड़का मांगलिक है, ये आज से 40-50 साल पहले या ज्यादा से ज्यादा 100 साल पहले शुरू हुआ मंगल दोष। हमारे किसी भी ग्रंथ में, ज्योतिष के जो हम्म। 26 मेन ग्रंथ है, कहीं भी मंगल दोष करके नहीं लिखा कुछ भी। ठीक है। ये मंगल से सिर्फ ये जरूर तात्पर्य है कि मंगल जो है वो आपको एग्रेसिव बनाता है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका हाई होगा। अब अगर लड़की की जो कुंडली में जो विवाह के घर होते हैं हमारे, विवाह से संबंधित चीजों के, मतलब लगन है आपका, खुद का नेचर हो गया, दूसरा घर आपका फिनेंसिव भी हो गया, और फिर 8वां घर लॉन्गिविटी हो गया, 7वां घर विवाह का ही है, फिर 12वां घर बेड प्लेजर्स है, सेक्स सेक्स एंड सेक्सुअल प्लेजर। तो अगर इन घरों में मंगल बैठ जाता है लगन से, और फिर शुक्र से भी देख लो और फिर चंद्रमा से भी देख लो, तो वो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है ना। मतलब इन द सेंस कि उसका जो लेवल है, मेंटल कंपेटिबिलिटी, फिजिकल कंपेटिबिलिटी, रोमांटिक कंपेटिबिलिटी, वो देखने के लिए ये मंगल दोष का ये शुरू हुआ। क्योंकि पुराने समय में तो लड़की गऊ जैसी ही अच्छी लगती थी सबको। मतलब वो बोले कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। लेकिन आज की डेट में लड़कियां इंडिपेंडेंट है। आज की डेट में नहीं, पुराने समय में जो सास होती थी या जो रिलेटिव होते थे, जो लड़के के घर वाले होते थे या लड़की के भी, तो वो ये कहते थे कि भाई जो हम बोले पति या उनका बच्चा जो बोले वही वही हो। अब मरकरी होगा तो स्पाउस वाइज होगा, यंग लुकिंग होगा, जो मरकरी के जो फीचर्स हैं, है ना, स्किलफुल होगा, लर्नेड होगा, इंटेलिजेंट होगा, पढ़ा लिखा। जुपिटर आपको धार्मिक बनाएगा आपके स्पाउस को, अगर लग्नेश बनेगा D9 का। वीनस आपको सेंशुअल, हैंडसम, रोमांटिक, फॉन्ड ऑफ एंटरटेनमेंट वाला, जो वीनस की क्वालिटीज है, जो आदमी लड़कियों को, लेडीज को खुश रखता है आदमी, इस तरह का वीनस का नेचर लग्नेश अगर बनेगा वीनस D9 का तो देगा। शनि थोड़ा सा ओल्ड, लोअर स्टेटस, वीक और सिक भी दिखा सकता है। तो ये जनरलाइज वे है, आपको पूरा इंडिविजुअली पूरी कुंडली को स्टडी करना है D9 की, फॉर स्पाउस एज वेल एज योर ग्रहों का बल के लिए। अब बात कर लेते हैं, ये जो 9 नवांश है इनके देवता कौन है। ठीक है। जब मैंने आपको D2 कराया था उसमें मैंने सूर्य और चंद्रमा को बताया था, या पितृ और यस। हमारा देवलोक बताया था, है ना। जी यहाँ पे जी। अब नोट करो कि यहाँ पे 3 ही बनेंगे, डिवाइन यानी देव, मनुष्य और असुर या डेविल। ये तीनों ही रिपीट होंगे 9 में, है ना। पहला नवांश देव, फिर मानव, फिर असुर, फिर देव, फिर मानव, फिर असुर, फिर देव, फिर मानव, फिर असुर, है ना। इस तरह से आपको ये नवांश लेने हैं। तो ये आपको उस तरह से आपका नेचर देंगे, नेचर ऑफ ए पर्सन। देखिए वैसे ऐसा मतलब नहीं कि अगर वो डेविल नवांश में पैदा हो गया तो वो राक्षस की तरह ही बिहेव करेगा। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा तामसिक ज्यादा होगा, वो अपने बारे में ज्यादा सोचेगा, वो ह्यूमनली उसमें क्वालिटीज कम होंगी, वो ज्यादा काइंड नहीं होगा वो व्यक्ति, जिस जो भी ग्रह जिस नवांश में इस टाइप के उसमें पड़ जाता है तो वो आपको थोड़ा सा एनिमल एनिमल लाइक बनाएगा। डेविल, डेविल से मतलब ये है, ह्यूमन में एक ह्यूमन बींग जैसे एरर करता है, गलतियां करता है, और दैव नवान जो है वो बिल्कुल आपको सात्विक बनाता है, बिल्कुल दूसरों के लिए बहुत ज्यादा पुण्य करने वाला, हेल्पफुल, इस तरह से बनाता है। तो अब अगर चंद्रमा हो पहले, चौथे या 7वें नवांश में किसी भी राशि के, तो वह व्यक्ति कैसा होगा, वर्चुअस होगा, दयालु होगा, अमीर होगा, वेल्दी और जेनरस, दया करने वाला, करुणा में, रिस्पेक्टेबल एंड रिलीजियस, यानी उसकी समाज में उसकी अच्छी इज्जत होगी, और वो धार्मिक भी होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन चंद्रमा के स्पेसिफिकली इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मून से आपकी मेंटल एटीट्यूड भी पता चलता है। तो आप ये जरूर देखिए कि चंद्रमा किस नवांश में बैठा है। वैसे तो आइडियली आपको सारे ग्रहों का देखना चाहिए,
बट एटलीस्ट मून का तो आप जरूर देख लेना। ठीक है, दूसरे पांचवें आठवें नवांश में होगा तो वो सोशल, हार्ड वर्किंग, सिंसियर और रेडी टू सर्व अदर्स होगा। इसी तरह तीसरे छठे नवे नवांश में होगा तो वो थोड़ा सा एनिमल लाइक होगा, डेमन लाइक, क्रूअल होगा, विकेड होगा, सिंफुल, पाप वगैरह करता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे कई लोग कहते हैं ना कि अच्छे और बुरे की परिभाषा ये तो सब्जेक्टिव है, जो किसी के लिए पाप है वो दूसरे के लिए पुण्य है ना, कोई जरूरी नहीं है कि जिसे आप सोच रहे हो वो या जैसे क्रिमिनल है या जैसे टेररिस्ट ही है। टेररिस्ट क्या कहता है कि मैं तो अपना जिहाद कर रहा हूँ, मैं तो अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ, है ना, इस्लामिक जितने भी टेररिस्ट है ना, वो अपने जिहाद के नाम पे क्रिमिन लोगों को मार रहे हैं बेचारे, जो जो जिन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया उनको भी मार रहे हैं। तो ये वो मेंटेलिटी है जिनका शायद डेविल नवांश में चंद्रमा है। ऐसे लोग ही ऐसे बुद्धू बन जाते, ब्रेन वॉश कर देते हैं उनके धर्म के लीडर्स उनका। तो ये अडल्टरस लोग हैं जो भोगी है, मेरे को अपनी पत्नी से सुख नहीं मिल रहा इसलिए मैं दूसरी औरत के पास जा रहा हूँ। ये ये एक्सक्यूजेस हैं। आपने ये देखा कि आपने उसे क्या दिया अपनी पत्नी को जो आपने ये बोल दिया सीधा। वेदर यू हैव ट्राइड कि वो समझदारी से समझ के बात करो। अगर तब भी नहीं हो रहा तो फिर डाइवोर्स ले लो या जो भी आप उस तरह से करो, बट इलीगल या इलिसिट अफेयर्स रखना तो ठीक नहीं है। तो इस तरह से आपको थोड़ा एनालिसिस समझना। चलिए, वर्गोत्तम नवांश मैंने आपको बता दिया था, वहां राहु का बताया था दादा दादा कैबर की कुंडली में कि वो उनका धनु में राहु जो था वर्गोत्तम था, और वर्गोत्तम प्लैनेट अच्छे फल देता है। बोलिए चारू। मैम ये जैसे तो हमें जैसे पता चल जाता है कि विकेड है या सिंफुल है, तो फिर ये मतलब हेल्पफुल रहता है ना कुंडली मतलब बिल्कुल बनाने बिल्कुल, के लिए। आप ये देखो ना, व्यक्ति की कुंडली में ये वाले ग्रह की दशा चल रही है जो इस नवांश में बैठा है, तो आप समझो उसकी क्या एटीट्यूड है, मेंटल एटीट्यूड। अगर दैव नवांश में तो वो भला होके कॉम्प्रोमाइज करके कर लेगा, डाइवोर्स आराम से जल्दी से हो जाएगा, है ना। कुछ अभी मैं आपको एक कुंडली लगाऊंगी इसमें जो लाइव केस है मेरे पास आया था, और कहीं वो ओके। एनिमल या उसमें डेविल में आ गया तो फिर वो लड़ेगा, वो कहेगा मैं नहीं देता एलिमनी वाइफ को, मैं तो लड़ लूंगा, मैं तो चाहे 10 साल लड़ लूं, मैं नहीं इसे रहने दूंगा। तो ये दे बड़ा दो। मैटर करेगा जब प्रिडिक्शन आप करोगे। तो आपको दशा देखनी है, किस ग्रह की दशा है, वो किस नवांश में बैठा है, वेदर इट इज ए गुड नवांश और ए बैड नवांश, और उस तो हिसाब इट कैन बी अ बैड नवांश बट इन गुड दशा देन ऑल्सो इट्स ओके राइट। अगर असुर नवांश है उसका, हम्म बट बट बैड गुड दशा चल रही है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके शुभ ग्रहों की, तो इट इज हम्म स्टिल ओके राइट मतलब अरे फॉर। जुपिटर, अगर आपकी एग्जॉल्टेड जुपिटर की दशा है और अगर वो नेगेटिव नवांश में आ गया तो फिर तो बंदा जुपिटर की दशा में भी लड़ लेगा, सबको मारेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा। ओके। मैंने बोला ओके। ना, हर ग्रह ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकता है। ये जरूर ये है कि बेसिक नेचुरल उनका जो है वो हमें पता होना चाहिए कि वो एक नेचुरल बेनिफिट है। तो वो उतनी क्रुएलिटी से ना मारे जैसे कि वो 36 टुकड़ों में काट के डाल रहा है ना, वो जुपिटर का काम वो नहीं है, वो मार देगा एक बार में खत्म। बस वो जरूर कर सकता है, लेकिन हाँ राहु और शनि या मंगल आ गए तो वो पीसेज में भी काटेगा, उसको बदला लेगा अच्छी तरह। 50 बार चाकू मारा उसने वाइफ को, ऐसे ऐसी आती ना न्यूज। आजकल केसेस आ रहे हैं राइट हाँ, राइट ये राइट। वो लोग हैं जिनका जिनका मून भी इतना खराब है, इतने खराब नवांश में इतने खराब ग्रह से बैठे हैं, और दशा भी उन लोगों की जीवन में राहु या तामसिक ग्रहों की दशा चल रही होगी। वो तो अब वही है, क्रिमिनल की कुंडलियां मिले तो कोई स्टडी और रिसर्च करा जाए। हमारे पास क्रिमिनल तो आएगा नहीं खुद दिखाने कुंडली। लेकिन एक केस याद आ रहा है मुझे, एक मेरी एक ज्योतिष रिसर्च क्लासमेट, उनके पास एक कुंडली दिखाने कोई आया था, तो उसने उन्हें बोला तुमने कोई मर्डर किया? वो देख के बताया। तो वो पहले तो घूरता रहा, फिर थोड़ी देर बाद कहता हाँ किया। अरे बाप रे। लेकिन वो मतलब पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उसने इतना सेफली उसने जो भी सब किया था, और ऑब्वियसली उसने पहले चेक किया कि कुछ रिकॉर्ड विकॉर्ड तो नहीं हो रहा और सारी चीजें, और फिर उसने कहा हाँ किया, आपने कैसे बताया। तो ज्योतिषी के पास तो हर तरह का लोग आते हैं, लोग, है ना, और हमें पता भी चल जाता है, और मैं तो खैर बताऊंगी भी नहीं कोई आएगा तो मेरे सामने कि मुझे पता चल गया, क्योंकि वो फिर हम ही को मारने की सोचेगा कि कहीं ये बता ना दे, है ना। तो वो तो खैर वो पुलिस वाले की वाइफ थी, तो ऑब्वियसली उनको इतना डर नहीं था ये सब। लेकिन ये भी है कुंडली में कभी कभी दिख जाता है सामने, ये व्यक्ति तो मर्डर ही कर देगा या कर चुका है। ठीक है। ओके मैम। चलो, अब अगर नीच का ग्रह, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई नीच का ग्रह वर्गोत्तम हो गया तो फिर वो थोड़ी बहुत ट्रबल तो कर सकता है, लेकिन आपको बेटर ही देके जाएगा, आपके लिए फेवरेबल हो ही जाएगा वो। हम्म
अब जैसे अगर लगन ही वर्गोत्तम हो गया आपका, तो लगन वर्गोत्तम होना बहुत अच्छा गुड लक है। या चंद्रमा और सूर्य वर्गोत्तम हो गए तो, क्योंकि ये ल्यूमिनरीज है ना, राजा रानी है, माता पिता भी हैं, तो ये अच्छा, इनका स्ट्रांग होना तो बहुत ही अच्छा है कुंडली में। और ये आपको आपके खानदान में, आपके समाज में प्रॉस्पर कराएंगे। अब कुछ नवांश ऐसे हैं जिनको पुष्कर नवांश की श्रेणी में रखा गया। पुष्कर नवांश शुभ नवांश है, और ये आपको याद तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप रेफर कर सकते हो, वैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा वहां पे कि पुष्कर नवांश में कोई प्लेनेट है कि नहीं। तो वो आप वहां से ले सकते हैं। जैसे पहला और थर्ड नवांश किसी भी वाटरी साइन का जो है वो पुष्कर नवांश में आएगा। तीसरा पांचवा अर्थी साइन में, सिक्स्थ एट नवांश ऑफ एरी साइन, सेवंथ एंड नाइन्थ ऑफ फायरी साइन, ये सब पुष्कर नवांश है। तो अगर पुष्कर नवांश की ग्रह की दशा चल रही है और व्यक्ति अभी तक बीमार था, मतलब अब जैसे शुरू होने वाली है, तो आप बोल सकते हो कि अब बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा, रिकवरी बड़ी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि पुष्कर नवांश आपको गेन कराएगा, अच्छा करेगा आपकी लाइफ में, बेटर करने वाला। ठीक है, और ये अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, इसी तरह अगर किसी का बिजनेस में लॉस हो रहा है और अब जो दशा आ रही है वो ऐसे प्लेनेट की आ रही है जो पुष्कर नवांश में है, तो डेफिनेटली अब उसे गेन होना शुरू होने वाला है, उसके लॉसेस अब रुकने वाले हैं और उसको गेन्स होने वाले हैं। तो पुष्कर नवांश भी आप यूज कर सकते हो फॉर प्रोडिक्शंस, अच्छा आपको फल देता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट नवांश है, ये है 64वां नवांश। बेसिकली आप नवांश में देखो मून कहाँ बैठा है, मून से में जो भी राशि आ रही ना, वो आपका 64वां नवांश हो जाता है। और बेसिकली ये यूज होता है फॉर चेकिंग नेगेटिव इवेंट्स, लाइक कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट है, कोई लॉस है। तो जब भी 64वां नवांश का स्वामी अगर आपकी कुंडली में दशा लगी हुई है, या जिस ग्रह की है वो 64वें नवांश के स्वामी के साथ बैठा है, या वो देख रहा है उसको, या 64 नवांश का स्वामी पीड़ित है, तो वो फिर लाइफ में खतरा है। उस व्यक्ति को उस दशा में डेफिनेटली डेथ भी हो सकती है अगर आयु पूरी हो गई होगी। तो ये नवांश भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम 22वां दृष्टिकोण दृष्टिकोण कराऊंगी तब उसमें 22वां दृष्टिकोण खराब है, ये 64वां नवांश खराब है, और द्वादशांश जो D12 कराऊंगी उसमें 85वां द्वादशांश खराब होता है। ये तीनों हम पकड़ के रखते हैं फॉर सीइंग नेगेटिव थिंग्स, लाइक बीमारी, एक्सीडेंट, डेथ। इन चीजों में इनका हमें यूज ज्यादा करना पड़ता है। देखो, इफ लॉर्ड ऑफ 64 नवांश इज इन 6 से 12th हाउस विद राहु और केतु, देन अ पर्सन कैन बी हैंग्ड, है ना। या इफ लॉर्ड ऑफ 64 नवांश इज इन ट्रिक हाउस यानी 6 8 12 विद सैटर्न, तो नेटिव डाइज बाय swallowing पॉइजन। अब आत्महत्या की कुंडली देखनी है, आत्महत्या कोई व्यक्ति कर रहा है, ट्राई कर रहा है। और अब मेरे पास एक ऐसे कोई आए थे, एक फैमिली आई थी, हस्बैंड वाइफ और मदर आई थी साथ में। उनके बेटे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था बिकॉज लॉसेस बिजनेस में बहुत ज्यादा हो गए थे। तो मैंने उन्हें बताया था तब देख के कि अभी 15 दिन और खराब है, इस 15 दिन तो इनको अकेले छोड़ना ही नहीं है। उन्होंने जहर पी लिया था तब, इधर ही दिल्ली में, जो आई थिंक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। तो मतलब बिजनेस में इतने लॉस है। फिर 15 दिन के बाद मैंने कहा, उसके बाद भी दशा खराब थी, लेकिन 15 दिन तो बहुत ही खराब था क्योंकि ऐसे ही रोल आ रहा था। फिर उसके बाद जब थोड़ा ठीक हो गया तो फिर वो अकेले भी दिखाने आए मेरे पास कुंडली दोबारा। इतना उनको पाठ वगैरह करवाया कि लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि पैसा खत्म हो गया, ये हो गया, आपके दो बच्चे हैं, वाइफ है ब्यूटीफुल, मदर है, घर है आपके पास अपना, एक फैक्ट्री है, उसमें इतने सारे वर्कर्स को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो लॉस ठीक है, लॉस होता है, दुख लगता है, लाखों करोड़ों के जब लॉस होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। या और कोई ऐसी नेगेटिव और इवेंट हो जाए, लाइक किसी की डेथ हो जाए घर में, है ना, वो भी बहुत वो लगता है बुरा। लेकिन लाइफ तो लाइफ है ना, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आत्महत्या करके तो और नेगेटिव नीचे की योनि में जाओगे। तो वहां पे जहां इन कुंडलियों में ये 64वें नवांश का रोल लगन, लग्नेश या चंद्रमा सूर्य के साथ आता है, या दशा जो चल रही है, तो वहां आपको जरूर फोरवॉर्न करना पड़ेगा लोगों को। ये सब आप पढ़ लेना, ये तो नोट्स हैं। ये सब प्लैनेट है, सेवंथ लॉर्ड, प्लैनेट इन लग्ना इन D9। ये सब आपको थोड़े से ट्रेड्स बता रहे हैं कि आपकी पत्नी, पति, स्पाउस कैसा होगा। D9 के लगन जो बैठे, लगन में जो भी ग्रह बैठे लगन कुंडली में और D9 कुंडली में, वो आपको थोड़े से हेल्प करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये कर लेते हैं D9 लगना दशा एनालिसिस टिप्स जो है D9 के। D9 लगना प्लैनेट गिव गुड रिजल्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ देयर MDAD, महादशा अंतदशा नाथ। ये जनरल रिसर्चेज में हम लोग जनरली देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि सन मार्स की महादशा शुरू हो, या जैसे ही उसका ट्रांसिट में राशि में प्रवेश हो, तो वो मंगल और सूर्य जल्दी तुरंत फल देते हैं। ठीक है, वीनस
और जुपिटर मिडिल में देते हैं। मिडिल में मतलब राशि में प्रवेश हो गया कुछ दिन बाद, मिडिल में मतलब 10 to 20 डिग्री के बीच में जब आएंगे तब। और शनि और चंद्रमा लास्ट में देते हैं। तो वैसे ही D9 के प्लैनेट्स को भी थोड़ा रिसर्च करा गया कि कोई ग्रह अपनी फल में कब देगा। वैसे तो आपको महादशा, अंतर्दशा, प्रंतरदशा, नाथ और फिर ट्रांसिट वो सब लगाना है। लेकिन ये थोड़े से टिप्स हैं कि कब कोई रिजल्ट मिलेगा। अगर 10th लॉर्ड की दशा है, 10th लॉर्ड कोई ग्रह बन गया, वो नवांश में कैसा बैठा है, उस हिसाब से उसकी दशा शुरू होते ही आपको वो जॉब दे सकता है, या जो भी काम आपका है वो हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बताएगा। ठीक है। प्लैनेट इन नवांशा ऑफ मेलेफिक प्लैनेट गिव बैड रिजल्ट, हमने एक रिसर्च करी थी राउत सर के साथ, राउत सर के सुपरविजन में, गाइडेंस में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। मतलब हमने उस समय, मेरे को याद है, मेरे पास अभी भी उसके रजिस्टर हैं, 25 से 30 बड़ी बड़ी बीमारियों के हमने रजिस्टर बनाए थे अलग अलग। और एक एक, जैसे डायबिटीज के 150 कुंडलियां इकट्ठी करी हमने, 150 से 200, है ना। और थायराइड के 100 केसेस लिए, है ना। डेंगू के तो 200 कर दिए थे मैंने इकट्ठे कुंडलियां। और अब ये कोविड आ गया, कोविड के भी इकट्ठे करने शुरू करे थे हमने। तो एक एक कुंडली में हम ये देख रहे थे कि कहाँ नवांश में, मेलेफिक प्लैनेट्स के नवांश में, अगर जो दशा लॉर्ड अभी चल रहा है जिस जीवन में, तो जिसकी कुंडली में वो नवांश में मेलेफिक प्लैनेट की राशि में जाता था, तो वो व्यक्ति जल्दी ठीक नहीं होता था, उसे देर लग रही थी। और जहां वो शुभ नवांश में चला गया, शुभ ग्रह के नवांश में चला गया, कोई अफ्लिक्शन नहीं है, वहां वो व्यक्ति 5 दिन में ठीक हो जाता था। देखो मैं आपको इससे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे डेंगू जब हुआ था, तो ये हुआ था कि 5,000 का डेंगू का प्लेटिलेट्स का टेस्ट कराना होता है। और जिसके प्लेटिलेट्स कम आएंगे तो उसका डेंगू उसको डेथ भी दे सकता है, कई लोग 5 दिन में डेथ भी हो जाती थी। तो आज से बहुत हम्म। साल पहले की बात है, 2007 की बात है ये, जब ये डेंगू की बीमारी शुरू हुई थी। मेरा तब टीवी पे भी आया था, आज तक में राउत सर के साथ ही आई थी मैं, हमने जो रिसर्च करी थी उस समय। तो उस समय मेरे बेटे को भी डेंगू हो गया था, और मेरी फ्रेंड के बेटे को भी डेंगू हो गया था। ठीक है। तो कुंडली दोनों की देखी मैंने, इवन मेरी ननद के बेटे को भी डेंगू हुआ था। तो मैंने उन तीनों की कुंडलियों में देखा कि किसकी कुंडली में खराब ज्यादा आ रहा है, ये सब नवांश में भी प्लॉनेट। तो डेफिनेटली वो मेरे बेटे की कुंडली में कोई योग नहीं दिख रहा था, सब अच्छा अच्छा दिख रहा था, मतलब इसका मतलब 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी माँ होने के कारण एज ए फैमिली, ये सब लोग बोलेंगे अरे ज्योतिष से पता नहीं सही है नहीं सही है, तो वो आप टेस्ट कराओ। 5,000 रुपये लगते थे टेस्ट कराने के, हमने टेस्ट कराया, नेगेटिव आ गया, ठीक हो गया वो। और जो दीदी का बेटा था, मतलब मेरी ननद का बेटा, उसको पूरा 1.5 महीना लगा ठीक होने में, और वो अभी भी बहुत वीक है। ठीक है। और मेरी फ्रेंड का बेटा जो था, उसको कम से कम 15 दिन लगे थे ठीक होने में, क्योंकि उसकी दशा और उसके जो नवांश में था वो वैसा दिखा रहा था। तो लेकिन ये मैंने बता दिया था टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले कि इनका पॉजिटिव ज्यादा आएगा और इनको ज्यादा समय लगेगा इलाज होने में, और वो सही निकली प्रोडिक्शन। तो इसका मतलब ज्योतिष के जो प्रिंसिपल हैं वो हमें सही गाइडेंस तो दे रहे हैं, है ना। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इतने सारे केसेस एक बीमारी के होना और फिर उस हिसाब से कॉमन पैरामीटर निकालना आसान नहीं है। और हम लोग डॉक्टर्स भी नहीं है, हम लोग नॉट, वी आर नॉट मेडिकल डॉक्टर्स। लेकिन हाँ, ज्योतिष के जो भी शास्त्रों में प्रिंसिपल है, उसमें से प्रैक्टिकली यूज करके फाइनल हम लोगों ने कंक्लूजन निकाले थे। और मैं तो उसे पब्लिश भी कराना चाहती थी, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च थी। बट गुरुजी ने हमारे बोला कि कोई डॉक्टर साथ में होना चाहिए, कोई मेडिकल MBBS डॉक्टर हो जो साथ में ज्योतिष जिसने किया हो, वो साथ में लगेगा, तब आप इसे पब्लिश कर सकते हो, ऐसे आप ये बुक पब्लिश मत करो। तो वो बुक इसीलिए रह गई बीच में, लेकिन वो रिसर्चेस ओके। यूज हम करते हैं अपने प्रेडिक्शंस में, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं, और आगे भी हम लोग अगर कहा करना चाहें तो हॉरोस्कोप समय पर, मेडिकल इश्यूज के बहुत हॉरोस्कोप है, इवन एक्सीडेंट्स पे हमने रिसर्च करी है पूरा 150-200 कुंडलियां। और सेकंड मैरिज पे 200-300 चार्ट मिल जाएंगे, लव मैरिज पे 300 चार्ट मिल जाएंगे आपको हमारे पास रिकॉर्ड में। और सिबलिंग पे हैं ही, ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने रिसर्च राउटर के अंडर पिछले 18-20 साल में जो करी है। तो वो आप लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें आगे। चलिए आगे चलते हैं। मैरिज एज, अब आप लोगों को मैंने बताया था हर ग्रह एक मैरिज एज देता है, 7th हाउस जो D1 का है वो हमें एक एज बताता है कि व्यक्ति की शादी ये होगी। लेकिन D9 का भी जो लगना है ना, और D9 का जो 7th हाउस है उससे भी हमें निकालना है। तो जब भी आप मैरिज के लिए कुंडली देखोगे प्रिडिक्शन करने के लिए कि शादी कब होगी, ठीक है, तो वहां पे आप लगन से, चंद्रमा से और सूर्य से सप्तम भाव देखोगे। इसी तरह फिर D9 से भी सेम चीज आप देखोगे, तब जाके आपका प्रिडिक्शन का सही आपको रिजल्ट मिलेंगे कि मैरिज कब होगी। ठीक है।
और अगर लग्ना लॉर्ड सन और मून एग्जॉल्टेशन में आ गया, या मूल त्रिकोण राशि मतलब जो सेकंड बेस्ट राशि होती है, तो वो व्यक्ति उस ग्रह की दशा में तो बहुत हाई राइज करेगा। शादी भी अगर उसकी नहीं हो रही होगी ना, सपोज मानो वीनस ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो एक अच्छे ग्रह की दशा में विवाह भी हो जाएगा, गेन करा देगा। या 11th लॉर्ड की दशा है और वो अच्छा बैठा है D9 में, तो वो आपको मैरिज भी दे सकता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल दे रखे मैरिज के। इफ D9 लग्ना लॉर्ड ऑक्यूपाई द केंद्रा, मैरिज इन टीन्थ। देखिए, कोई भी डिविजन चार्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें लगन लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए, और फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड भी स्ट्रांग अगर है, तो उस पर्टिकुलर चार्ट का सुख आपको मिल जाएगा। तो D9 का फोर्थ हाउस आपको मैरिज का सुख दिखाएगा। जैसे D2 में आप फोर्थ हाउस देखोगे तो वो आपको वेल्थ का सुख दिखाएगा, अगर फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस स्ट्रांग है या D2 का लगन स्ट्रांग है, अच्छा है, तो वो आपको रिच बना सकता है। तो इस तरह से आपको हर चार्ट को पढ़ना है। तो आपको D1 में तो प्रॉमिस देखना देखना है, D9 में भी देखना है प्रॉमिस। चलो, ये सब हमारे चार्ट, आप थ्योरी पढ़ लेना। मैं अब आपको कराती हूँ एक लाइव केस। आर्किटाल में हम कर चुके हैं, तो अब ये लाइव केस एक कराती हूँ, लास्ट के 5 मिनट रह गए। लाइव प्रिडिक्शन ये केस किया था जब ये मेरे पास आए थे 2010 में, टीवी पे लाइव शो करने पे मेरे को पूरी इंडिया से लोग आ रहे थे दिखाने कुंडली। और ये आए थे मेरे पास आई थिंक मई मई या मार्च या अप्रैल मई में आए थे। इनकी मदर और ये आए थे, मेल पर्सन। इनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, बच्चे हुए नहीं थे, और इनकी मदर तो रोने लग गई थी बहुत। ये हरियाणा से आए थे, कहीं से दूर से, बहुत 40-50 किलोमीटर दूर था मेरे यहाँ से घर। तो वो आके उन्होंने यही पूछा था, मदर ने और इन्होंने, कि क्या सेकंड मैरिज, पहले तो डाइवोर्स होगा कि नहीं इस मैरिज में, क्योंकि लड़की ने, लड़के के पेरेंट्स या फैमिली ने केस करा था कि ये डोमेस्टिक वायलेंस, डॉवरी और बहुत सारे और एलिगेशन लगाए थे, जबकि वो शरीफ थे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, और बड़े हाईली क्वालिफाइड, हाईली पोस्टेड थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। मतलब अच्छी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब नहीं, एक प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब में थे, PSU में। अब आप देख के बताओ भारती मैडम, इनकी कुंडली क्या लग रहा है आपको? अगर ये कुंडली आपके पास आती है और ये व्यक्ति का भी डाइवोर्स, मतलब वाइफ छोड़ के चली गई है और एक FIR करा दिया उसने, अभी डाइवोर्स केस फाइल भी नहीं हुआ, कि क्या सेकंड मैरिज होगी, डाइवोर्स होगा नहीं होगा, क्या होगा? मैं पहले तो हम ये देखते हैं लगन और लग्नेश। हम्म। लग्नेश की पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन अब कुंभ राशि का है मंगल, तो हम्म। थोड़े से घर में वो तो होंगे इनकी। अगर फोर्थ हाउस में मंगल बैठा है तो एरोगेंट तो होंगे, अपनी मनवाते तो होंगे घर में। हम्म। ये तो पक्का होगा, 101%। इनकी वाइफ हाउस वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ। अच्छा, अब क्योंकि सेवंथ हाउस का लॉर्ड वीनस है, वो लगन में ही बैठा है, पर सैटर्न रेट्रो की जो है वो दृष्टि है थोड़ा। ये एज में बड़ी थी क्या इनकी वाइफ इनसे? नहीं नहीं, एज में छोटी थी इनसे, और यहाँ पे सूर्य भी बैठा है, लगन से देख रहा है, जुपिटर हाँ, सूर्य सूर्य लगन से देख दोनों रहे जो हैं। सप्तम भाव को देख रहे हैं, और सप्तम भाव पे शनि वक्री बैठा है, मंगल भी देख रहा है सप्तम भाव को। हाँ, तो तो पहली मैडम बात तो मून क्या, ये चार मून चार भी नीच पाप का ग्रहों का है। प्रभाव इधर आ रहा है, इधर सेवन से। हाँ, मून से भी देखें, मून भी नीच का है यहाँ पे। चंद्रमा, चंद्रमा से सेवंथ हाउस में फिर सैटर्न बैठा है। हम्म। वीनस से सेवंथ हाउस में फिर सैटर्न बैठा है। हम्म। और सन भी मून भी एक ही सबका, पर जुपिटर भी है लगन में, ये भी बात है ना। हाँ, तो जुपिटर ने तो थोड़ी, फिर भी शादी करा दी इनकी, लेकिन बच्चे नहीं हुए इनके इतनी हाँ जल्दी, है ना। 8 साल शादी हाँ। को हो गए। तो मैंने इनसे क्या पूछा, देखो कुंडली हम्म में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि शादी ना टूटे। तो मैंने उनसे हम्म पूछा, मतलब मदर को बोला थोड़े देर अकेले में मैं पूछना चाहती हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, आप ये बताओ, आपने कभी प्यार था आपकी लाइफ में, मैरिज में, और आपके बच्चे नहीं हुए, क्या आप अभी भी चाहते हो अपनी पत्नी को? तो फिर भी कुछ उस तरह से हम बात करेंगे, मतलब रेमेडी वगैरह क्या करना है। तो उन्होंने बोला, प्यार तो कभी था ही नहीं, वो एक कॉम्प्रोमाइज मैरिज थी, माँ बाप ने मैरिज करा, शादी कर दी, अब बस दोनों निभा रहे थे। वो भी थोड़ा नेचर अलग, इसका अलग, क्योंकि इनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है लगन में, 9th लॉर्ड नीच का है लगन में, और सूर्य के साथ है, और ये प्रतिपदा का बर्थ है इनका। तो वो दिख रहा था हम्म कि ये ईगो भी है इनकी थोड़ा सा, जो भी है, और ही वॉज ए गुड लुकिंग पर्सन, बुरा नहीं था देखने में। तो अब बात थी कि शादी में उस समय ये चल रहा था, ये 2010 की बात है, आज से 15 साल पहले सोचो। तो अभी लगता है मुझे हम्म कल की बात है, ऐसा लग रहा है। तो वो आए थे, रो रहे थे, मदर भी रो रही थी कि मैंने तो उसे अपनी बेटी की तरह समझा बहू को, और कभी बुरा नहीं कहा, लेकिन उन लोगों ने हमारे पास ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए हैं कि दहेज के लिए जला देंगे, मारते हैं, और पता नहीं क्या क्या जो भी लगाया। तो मैंने उन्हें यही बोला कि
कोई बात नहीं, अभी कुंडली देख लेते हैं कि डाइवोर्स होगा कि नहीं, और सेकंड मैरिज फिर होगी कि नहीं ये भी देखेंगे। पहले डाइवोर्स तो हो जाए। तो मैंने उनको उपाय बताए थे, नारायण का विष्णु सतनाम करो, और ये देखो दशा इनकी उस समय चल रही थी वीनस जुपिटर वीनस, जब ये शायद आए थे या चल रहा था केस। और मैंने नहीं बोला था आप बिल्कुल नारायण का विष्णु नाम करने लग जाओ, आप बिल्कुल लगातार करो, और अगर भगवान ने चाहा तो सारी चीजें ठीक होंगी। मैं आपको इसलिए केस बता रही हूँ कि उपाय तो सब लोग करने को करते हैं, लेकिन कितनी डेडिकेशन से करते हैं ये बहुत मैटर करेगा। तो इनकी मदर हनुमान जी की भक्ति, तो उन्होंने मुझे फोन किया कोर्ट से, कोर्ट रूम के बाहर से फोन किया कि जज आया है, वकील आया नहीं है लड़की वालों का। हम पाठ रोज करके आए हैं, और सुबह भी जिस दिन डेट थी मैंने कहा था पाठ करके जाना, तो वो आया नहीं है, वो फंस गया ट्रैफिक जाम में, वकील, लड़की वालों का वकील। तो जब वो लोग अच्छा। वेट कर रहे थे, जैसे सुबह 10 बजे की डेट थी, 10 बजे का टाइम था, तो पौने 11 हो गए थे, पौने 11 तक वो हम्म। पहुंचा नहीं वकील। ये होता है भगवान का करिश्मा, कि जब हाँ। वो रेमेडी करके गए, भगवान का नाम ले रहे हैं, और वो गलत नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, वो ट्रूथ है। तो वो वकील फंस गया ट्रैफिक जैम में, और फिर उसकी लड़की और उसके जो दो भाई थे और जो भी फैमिली के और लोग थे, जो उसे बात भी नहीं करने दे रहे थे अपने पति से, है ना, जो जब झगड़ा हो गया था वो चली गई थी, तो वो उसे फोन पे बात भी नहीं करने दे रहे थे। तो वो उन्होंने बात शुरू करी वहां कोर्ट में बैठे बैठे, फिर उसने पांव छुए आके सास के। फिर ये बात हुई कि हम्म। हम ऐसा करते हैं, इस तरह से तो वकील की डेटें पड़ती रहेंगी, वकील अपनी फीस लेते रहेंगे, हम लोग म्यूचुअल कंसेंट से अशांति से अलग हो जाते हैं। तो मैंने ये भी बोला था कि जो भी एलिमनी वो फर्स्ट टाइम में बोलेगी वो आप यस कर देना। नहीं तो मैंने उस समय ऐसे भी केस देखे थे जहाँ 40-40 लाख उस जमाने में लोग मांग रहे थे, आजकल तो लोग 2-2 3-3 करोड़ लड़कियां मांग रही है एलिमनी में। तो वो उस समय 40 लाख बहुत ज्यादा था। तो मैंने उसे कहा था जितना वो बोले वो यस कर देना, एक बार में कुछ बोलना मत। तो उसने कहा मुझे मेरे जेवर दे दो, और 2 लाख रुपए जो खर्चा शादी में खाने पीने का जो लगा, भाई उन्होंने बोला। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, 2 लाख। तो जब तक वकील आया तब तक तो इन लोगों ने कंसेंट पेपर पे साइन भी कर लिए, और वो 3 सिटिंग में उनका तलाक हो गया, 1 साल के अंदर। ये 4 मई 2011 को इनको फाइनली डाइवोर्स मिल गया। तो आप ये सोचो, जो चीज बिगड़ के 4-5 साल केस चलता, और शायद 2 लाख की एलिमनी बढ़ते बढ़ते 15-20-25 लाख 40 लाख हो जाती, वो रेमेडी करने से फर्स्ट मैरिज क्योंकि सक्सेसफुल होनी भी नहीं थी, ये हो गई खत्म। उसके बाद फिर से ये आए थे, फिर इनको मैंने प्रिडिक्शन दिया था सेकंड मैरिज हो जाएगी इनकी, फिर सेकंड मैरिज हो गई। और सेकंड मैरिज के बाद बच्चे, अब तो मैं काफी सालों से नहीं बात हो रही, लेकिन ये केस बड़ा एक अच्छा केस है फॉर सीइंग द मैरिटल डिस्ट्रेस, रेमेडी का वर्क, और फाइनली एक मैम सॉल्व। सेकेंड मैरिज कहाँ से देखी यहाँ पे आपने? सेकंड मैरिज ये है ना, कर्क राशि तो यहाँ है, यहाँ से देखेंगे, जुपिटर तो यहाँ भी देख रहा है, ठीक है। और नवांश में फिर आगे आप देखो, यहाँ पे वीनस वृश्चिक राशि का है, यहाँ वीनस कहाँ आ गया, कुंभ में आ गया, मंगल और बुध के साथ। और यहाँ पे आप देखो बुध की राशि आ गई है, मरकरी की, वर्गो। हम्म। 9th हाउस से देखा है मैंने। हाँ। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉमिस बेटर है, यहाँ पे ये जो ये हो रहा है ना, ये 7th हाउस पे ये मंगल शनि, हम्म। और ये सारे हम्म। ग्रह जो देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में और शुरू के 5-10 साल में इनको वैवाहिक सुख नहीं मिलना है। अगर ये थोड़ा हम्म। पेशेंस रख के 2-3 साल काट लेते, तो शायद उसी के साथ टिक जाती। फिर मैंने इनसे पूछा था आपकी फर्स्ट वाइफ कैसी है, कुछ समय बाद जब सेकंड मैरिज लाए थे, कहते हैं उसने टीचिंग की जॉब ज्वाइन कर ली है, वो जयपुर चली गई है, और वो वहीं रह रही है, और हमारी अच्छे से बातचीत होती है, मतलब दे आर गुड टर्म्स, कोई गाली वाली कुछ नहीं है, कि सौहार्द एक अच्छे तरीके से अलग हो गए, और अपना वो उसने भी शायद शादी कर ली होगी अब तक तो। लेकिन इन्होंने फिर सेकंड मैरिज कर ली, और बढ़िया है, ठीक चल रही है, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। डिलेड चिल्ड्रन का प्रॉमिस है यहाँ पे देख रहे हो, जुपिटर भी यहाँ पे वृश्चिक का है, शनि वक्री देख रहा है, और इतने सारे ग्रह। और यहाँ नवांश में देखो जुपिटर धनु का हो गया है। बच्चे हो जाएंगे, देर से होंगे बस। नहीं ना, कारक देखेंगे ना हम, कारक जुपिटर हो गया धनु का हो गया यहाँ पे। और 8। नहीं, हाँ, लगन लगन मैम अष्टमेश और द्वादशेश के साथ बैठा है ना जुपिटर। नहीं यहाँ पे देखो D9 में जुपिटर बेटर हो गया, और इसी तरह फिर D7 में भी देखेंगे, तो फाइनली वो ठीक ठाक हो गया। और अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे। और तो और बहुत सारे चार्ट है जिसमें सेकंड मैरिज मैंने करवाई, लोगों का सब सॉर्ट आउट करा, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ ही रही है, कुछ तो नेगेटिव कर्मा है ही उनका पिछले जन्म का, जो उन्हें पहली शादी में सुख नहीं मिल रहा है ना, या वक्री शनि बैठा सप्तम में मंगल देख रहा है।